नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं सियासी दंगल। पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सियासी घमासान के साथ साथ टीएमसी का लोकप्रिय हुआ चुनावी जुमला खेला होबे भी लगातार हाईलाइट हो रहा है। चुनाव को लेकर जारी गहमा गर्मी के बीच सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है। ममता के इस पत्र में क्या खास है, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस सियासी पारे के बीच सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को लेकर भाजपा सरकार द्वारा हमलों का आरोप लगाया है। बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चिट्ठी लिखी है। बता दें कि ममता ने अपने पत्र में कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने एनसीआर बिल को पास करने की कोशिश की है, इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अथॉरिटेरियन पार्टी है। ये सरकार हर राज्य की आवाज और जो आवाज उससे सामंजस्य न रखे उसे दबा देना चाहती है। आगे अपनी चिट्ठी में ममता ने यह भी कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र और संविधान पर भाजपा के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष करने का समय आ चुका है। बता दें कि बनर्जी ने एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा था। ममता ने कहा कि मेरी कार पर हमला करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, वरना मैं उन्हें बताती कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सीएम ने यह भी कहा कि मेरे पास कार पर हमला करने वाले गुंडों का वीडियो है। बंगाल में चुनाव होने दीजिए, उसके बाद मैं कार्यवाही करूंगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कोरोना एक बार फिर अपनी दूसरी लहर से कहर बरपाने की तैयारी में 1 महीने से कम वक्त में जिस तेजी के साथ कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में हालात एक बार फिर से पिछले साल की तरह हो सकते हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा खराब हालत तो राजधानी लखनऊ की है, जहां 1 मार्च से 31 मार्च तक 10% के इजाफे के साथ कोरोना बढ़ा है। आप भी देखिए किस रफ्तार से कोरोना एक बार फिर हमले की तैयारी में है। कोरोना नाम की आफत पिछले साल भारत में आई थी। पूरे साल भारत समेत कई देशों में लाखों लोगों का कत्ल करने के बाद एक बार फिर कोरोना नाम का हैवान अपनी दूसरी ताकत के साथ मौत का तांडव खेलने के लिए तैयार नजर आ रहा है। 1 महीने में कोरोना के केस कई गुना बढ़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में केवल 1 महीने में कोरोना केस 10 गुना तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आज भी हर इंसान के लिए दहशत का सबब बनी हुई हैं, क्योंकि जब पिछले साल कोरोना के केस बढ़े तो हर कोई परेशान, डरा सहमा सा नजर आता था। सड़कें वीरान थी और जिंदगी घरों में कैद होकर रह गई थी। शहर हो या गांव मोहल्ले, कानों को चीरता सन्नाटा लोगों को जिंदा होकर भी मौत का एहसास करा रहा था। कोरोना का कातिल वायरस इस कदर फैल रहा था कि हर किसी के चेहरे से इसका डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग आसमां की तरफ हाथ उठाए किसी उम्मीद की नजर से टकटकी लगाई देख रहे थे। उम्मीद थी कि वक्त के साथ साथ कोरोना के केसों में कमी आएगी और लोग खुद को महफूज महसूस कर सकेंगे, जो काफी हद तक हुआ भी। लेकिन दोबारा मार्च का महीना वापस आने के बाद कातिल कोरोना वायरस
एक बार फिर तेजी के साथ पैर पसारने में जुट चुका है और एक बार फिर ये कातिल अपनी जद पे आने वाले हर शख्स को मौत बांटने की साजिश रच रहा है। जहां कोरोना के केस कम होने के बाद लोगों ने राहत की सांसें ली थी, तो वहीं जल्लाद कोरोना एक बार फिर चौक चौराहों से लेकर घरों की दहलीज तक आ धमका है। जिस तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे फिर पिछले साल की यादें ताजा हो गई हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने एक बार फिर खतरा बढ़ा दिया है और अब लोगों को लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का डर सताने लगा है। दरअसल 1 मार्च को राज्य में 24 घंटे में 87 मामले सामने आए थे। वहीं 31 मार्च को प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 1230 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि अकेले लखनऊ में 361 नए मामलों के साथ सबसे ऊपर लखनऊ बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 46,75,434 लोग टीके की पहली डोज ले चुके हैं। वहीं 9,90,519 व्यक्तियों को टीके की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। बता दें कि अब तक कुल 56,65,953 वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों में पहली डोज 8,90,246 लोगों ने तथा दूसरी डोज 5,85,298 लोगों को दी गई। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स में पहली डोज 7,59,727 और दूसरी डोज 4,05,221 लोगों को दी गई। तो वहीं प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार ने कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 4 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया है, लेकिन कक्षा 9 और उससे ऊपर के कॉलेज 1 अप्रैल से फिर से खोल दिए जाएंगे। 1 महीने के भीतर ही कोरोना की रफ्तार उत्तर प्रदेश में 4 गुना से भी ज्यादा तेज हो गई है, जो न सिर्फ खतरे की घंटी बजा रही है बल्कि कोरोना की दस्तक की तस्दीक भी कर रही है। पिछले साल तो लॉकडाउन ने सब कुछ रोक कर रख दिया था और साथ ही कोरोना की रफ्तार पर भी काबू पा लिया था, लेकिन इस बार तो चौक चौराहों से लेकर दुकान मार्केट सब खुल गए हैं और लोग भी कोरोना को लेकर जमकर लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है। लोगों की लापरवाही के चलते उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन जनता है कि मानती नहीं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर लोग इसी तरह बेफिक्र रहे तो प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के साथ दोनों देशों के रिश्ते में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की सरकार बढ़ती महंगाई और भुखमरी को रोकने के लिए कुछ खास इंतजाम कर पा रही है, इसी वजह से अब पाकिस्तान ने इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कुछ फैसले लिए हैं। व्यापार को लेकर इमरान सरकार की कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया गया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान की इन दिनों ये हालत हो गई है कि वो महंगाई, भुखमरी सहित कई तरह की परेशानियों को झेल रहा है। पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। देश की बिगड़ती हालत पर इमरान सरकार ने अब एक अहम फैसला लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को लेकर इमरान सरकार ने मंजूरी दे दी है। इमरान खान ने भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में पहला कदम रखा है। इमरान सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच 2 साल से ठप व्यापार एक बार फिर शुरू करने को हरी झंडी दी है।
आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट ने भारत के साथ ट्रेड को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक में इमरान सरकार ने भारत के साथ व्यापार शुरू करने का फैसला लिया है। बता दें कि इससे पहले अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत से नाता तोड़ लिया था। पाकिस्तान सरकार चीनी और कपास का आयात ऐसे समय पर करने जा रही है जब इन दोनों के लिए पाकिस्तान को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दा सहित दोनों देशों के बीच लंबित सभी मुद्दों का समाधान करने को लेकर सार्थक और नतीजे देने वाली बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पत्र पाकिस्तान दिवस के मौके पर पिछले सप्ताह पीएम मोदी द्वारा उन्हें भेजी गई बधाइयों के जवाब में लिखा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इससे पहले मई 2020 में पाकिस्तान ने भारत से आयात होने वाली दवाइयों और रॉ मटेरियल पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया था। पाकिस्तान ने यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया था। टू डेस्क प्राइम टीवी। दिल्ली में जीएनसीटी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पहले जहां आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला, वहीं अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने वाला विधेयक राज्यसभा से भी पास हो जाने के बाद अब दिल्ली की सत्ता में टकराव की आशंका बढ़ गई है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब सारी शक्तियां उपराज्यपाल के पास चली जाएंगी। यहां तक कि विधानसभा में प्रस्ताव या विधानसभा की समितियों को कोई भी कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वे चुप होकर बैठ जाने वालों में शामिल नहीं हैं। विधेयक पास हो जाने के बाद जिस तरह से आप सरकार की तीखी प्रतिक्रिया आई है, उससे साफ हो रहा है कि दिल्ली में पहले वाले हालात दिखाई नहीं देंगे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए 130 करोड़ भारतीयों के लिए संविधान को बचाने के लिए सभी सदस्यों से न्याय मांगता हूं। मैं सभी सदस्यों से कहता हूं, हम यहां तभी आएंगे जब संविधान होगा। उन्होंने कहा, ये हंसी याद रखिएगा, जब अत्याचार और अन्याय होता है तो रावण हंसता है, दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं, बाबर और गद्दाफी हंसते हैं। ये आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, जिसको एक बार 67 और दूसरी बार 62 सीटें मिली है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। ये संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे मान्यवर। ये देश का संविधान, भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान कह रहा है मान्यवर। और आपने उस संविधान में संशोधन कर दिया बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। आप एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बिल लाकर आप इस देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं। आप भारत की आत्मा को तार तार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, हमारा अपराध क्या है? आज आप बताइए। हमारे जुल्म की, किस जुल्म की, आप किस अपराध की सजा हमें दे रहे हैं? आज बताइए इस सभा में मान्यवर। मैं पूछना चाहता हूं बिना बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे, ये हंसी सर, ये हंसी याद रखिएगा सर, ऐसे हंसते जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो रावण हंसता है। नो कमेंट्स। ये रावण की हंसी है, याद रखिएगा मान्यवर। इस सभा के अंदर अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं। अत्याचार और अन्याय होता है तो नादिर हंसता है, बाबर हंसता है, गद्दाफी हंसता है। यह हंसी याद रखिएगा मान्यवर। यह आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, जिसको 2 बार 67 सीट 62 सीट मिली, 90% से ज्यादा एक पार्टी को सीट मिलती है, आप उसकी सरकार को खत्म कर रहे हैं। बिल पर चर्चा के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ।
पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से एक दूसरे पर जमकर टीका टिप्पणी की गई। इस कारण सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित भी हुई। आम आदमी पार्टी को इस बिल का विरोध करने के मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, टीआरएस, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और टीएमसी के साथ ही अन्य विपक्षी दलों का साथ मिला, मगर बिल पारित करने के मौके पर सभी दल कांग्रेस के साथ सदन से बाहर चले गए। बीजेडी ने पहले ही कह दिया था कि वो इस बिल को पारित करने में साथ नहीं दे सकती क्योंकि ये राज्य के अधिकारों का हनन करता है। इसके बाद उसके सदस्यों ने सदन में बहिर्गमन कर दिया था। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक बिल जबरन संविधान का और लोकतंत्र का गला घोट करके आज पास किया गया है संसद के अंदर। और इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है, और आज इस बिल के पास होने से यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी से डर है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के कामों से डर है। अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा की जो तमाम योजनाएं दिल्ली में लागू की, जिसकी वजह से आज देश के दूसरे हिस्सों में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, आज उससे घबरा कर यह बिल लाया गया है दिल्ली के अधिकारों को कम करने के लिए। लेकिन हम लोग दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि ये सारी योजनाएं जो आपके हित में हैं वो अरविंद केजरीवाल जी चलाते रहेंगे, जैसे पहले थी फ्री बिजली की, फ्री पानी की, फ्री चिकित्सा की, फ्री शिक्षा की, महिलाओं के बस की यात्रा की, ये योजनाएं चलाते रहेंगे। जो आम आदमी पार्टी का पूरे देश में विस्तार हो रहा है, सूरत की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। गुजरात में जाके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वहां मुकाबला कर रहे हैं। पूरे देश में आज जिस प्रकार से हर राज्य के अंदर पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हम इनसे मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कोई कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और उसी के कारण से सारे अधिकार छीनने के लिए बिल लाया गया है। दिल्ली की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2013 में पहली बार 49 दिन सत्ता में रही थी। उसके बाद 2015 में हुए चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्ता में जरूर आई थी, मगर सरकार के 2018 तक महत्वपूर्ण करीब 3 साल टकराव में ही खराब हो गए थे। सरकार में काम ठप हो गया था। अधिकारी मंत्रियों की बैठकों में नहीं जाते थे। विभाग प्रमुख फाइलें सीधे उपराज्यपाल के पास भेजते थे। विभाग के मंत्री को पता भी नहीं होता था कि फलां फाइल कहां है। उस समय यह अंदेशा लगाया जाता था कि अब अगले दिन किस मुद्दे पर विवाद होगा। उस समय दिल्ली सरकार अपने को पूरी सरकार मानती थी और उपराज्यपाल कार्यालय कहता था कि हमसे स्वीकृति लो। ऐसे माहौल में नौकरशाही बीच में पिस रही थी। ऐसे में जो अधिकारी पाले के इधर या उधर दिखे, उन्हें भी किसी न किसी तरह से परेशानी उठानी पड़ी थी। उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ने के बाद अब टकराव की पूरी संभावना है। हालांकि पिछले कुछ माह में देखें तो दिल्ली की सरकार भी अब टकराव से बच रही थी, क्योंकि दिल्ली में सभी काम हो रहे थे। उपराज्यपाल कार्यालय से भी सरकार को सहयोग मिल रहा था। पिछले 3 सालों में सरकार की कोई बड़ी योजना नहीं रुकी है, मगर अब ऐसा नहीं माना जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम। हमारी इस खास रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।